मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही? हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अभी जस्ट छुट्टी है क्या क्लास? कौन सी क्लास है? हाँ, बैठिए जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। होमवर्क कुछ था क्या? क्या था? केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू। करें डिस्कशन स्टार्ट। बोलिए, डाउट्स बोलिए। एक्सरसाइज 4 लेवल 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 3, एल एन के वर्सेस 1/t का कर्व दे रखा है जिसका स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब क्या? डेल्टा एच के साइन पर कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? स्लोप किसके बराबर होता है? एल एन के वर्सेस 1/t का वैल्यू वाइज माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। तो अगर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो गया? नेगेटिव, यानी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 4 में NH4HS हम डाल रहे हैं। एक सॉलिड कंपाउंड है जिससे अमोनिया प्रोड्यूस होती है NH3 प्लस H2S, और ऑलरेडी इस कंटेनर में अमोनिया प्रेजेंट है जिसका प्रेशर कितना है? 0.5। अब मान लेते हैं इससे और अमोनिया प्रोड्यूस हुई तो ये प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ एक्स हो जाएगा, और कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है?
0.84, यानी इन दोनों का सम कितना दे रखा है 0.84, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.17, मतलब अब इसका प्रेशर कितना हो गया 0.67 और इसका प्रेशर कितना हो गया 0.17। दोनों का पार्शियल प्रेशर पता चल गया, केपी निकाल सकते हो आप 0.67 इंटू 0.17। देन आगे बिल्कुल उसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह से है, रिएक्शन बदल गई बस वहां पर, उसको सही तरह से आपको बैलेंस करना होगा। और बोलिए, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है 14 और 3। जिनका स्लोप पॉजिटिव है 14 में वो एक्सोथर्मिक, जिनका स्लोप नेगेटिव है वो एंडोथर्मिक। जेई मेंस इनमें रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आप ढंग से करोगे ना, अच्छी बात क्या है पिछले कुछ सालों में जितने पेपर हुए हैं उतने, मतलब एक साल में 2021 में 30 पेपर हो गए जो पिछले 30 सालों में हुए थे, यानी ऑनलाइन से पहले की बात। तो अगर आप 2021 के पेपर्स काउंट कर लो, 2019, 2020, 2021, 2022, रफली देखा जाए तो इनके मेरे हिसाब से 65 से 70 पेपर हो गए, यानी हर एक चैप्टर पर आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। भाई आईआईटी नए नए क्वेश्चंस क्यों दे सकते था, क्योंकि हर साल उसे एक ही तो क्वेश्चन देना है। 15 साल 20 साल पहले जिस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया वापस आ जाए तो लगता है कि हाँ कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि 15 साल पहले आया था, अब थोड़ी, क्योंकि एक क्वेश्चन ही तो हर साल बनाना है, और जेई मेंस वालों को तो हर साल में 20 क्वेश्चन बनाने, तो रिपीट इस साल 20 बना दिया, अगले साल 20 थोड़ी नए लाएगा, वो नहीं ला सकता, तो उनको रिपीटेशन ही करना है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। 20 में से 10 क्वेश्चन तो ये मान के, अगर 20 पेपर होते हैं तो 10 क्वेश्चन तो वापस उसी तरह से आएंगे जो पहले आ चुके हैं, कुछ नए होंगे, ऐसा नहीं है कि नए नहीं होते हैं, होते भी हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट, यानी आप इनको भी करो तो आप देखोगे कि ये यही क्वेश्चन एल एन के वर्सेस 1/t वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, स्लोप किसका क्या होगा, एंट्रोपी का साइन क्या होगा, डेल्टा एच का साइन क्या होगा। आगे बढ़िए, और कोई डाउट इसमें जेई मेंस? नहीं, चलिए एक्सरसाइज 4 लेवल 2, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर दिल्ली, डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट, होता ही है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है लेकिन जितनी फॉरवर्ड कम होती है उतनी बैकवर्ड कम हो जाती है, हाइट कम होती है, बाकी कर्व में कोई चेंज, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में, दोनों का डेल्टा एच तो उतना ही रहेगा ना। इसी का क्वेश्चन नंबर आगरा जो है, बहुत सारे क्वेश्चन करते वक्त हम डेल्टा एच को टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट मानते हैं, बट ये हमें पता है किरचॉफ इक्वेशन से कि डेल्टा एच भी टेम्परेचर के साथ तो वेरी करता है। आगे बढ़िए, बी और सी ऑप्शन बहुत क्लियर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, वो किसी की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल मोल्स पर, वॉल्यूम पर, प्रेशर पर, किसी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक मैं ऐसे ही क्वेश्चन थर्मोडायनिक्स में करवा चुका हूं, थर्मोडायनेमिक्स में भी इसी तरह का क्वेश्चन था, जहां पर आपको डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन प्रेडिक्ट करने थे। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज यील्ड का कर्व दे रखा है, परसेंटेज यील्ड मतलब एक रिएक्शन कितनी होगी विथ टाइम, रिएक्शन हो रही है और एक टाइम आएगा जब सिस्टम किस स्टेट में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम जब आ गया तो अब यील्ड में कोई चेंज
यानी जब ये कर्व कांस्टेंट हो गया मतलब सिस्टम किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम। ये किसी T1 टेम्परेचर का कर्व है और गिवन है क्वेश्चन कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, यील्ड बढ़ेगी या कम होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि बैकवर्ड में आएगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यील्ड जो है वो कम होगी, राइट। यानी T2 टेम्परेचर पर यील्ड जो है वो T1 से कम होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आगरा तो गलत हो गया, बॉम्बे सॉरी आगरा गलत हो गया और दिल्ली भी गलत हो गया। बचे दो ऑप्शन, बी और सी, क्योंकि दोनों में जो यील्ड है वो कम दे रखी, लेकिन दो कर्व्स दे रखे हैं। एक तो जो कर्व दे रखा है T2 टेम्परेचर में वो थ्रू आउट जो है वो T1 से कम दे रखा है, थ्रू आउट ही वो T1 से कम है। तो क्या कर्व ऐसे होगा कि T2 टेम्परेचर पे यील्ड ऐसे होगी, या दूसरा ऑप्शन एक और जो दे रखा है कि पहले थोड़ी ज्यादा होगी फिर ये कट करेगी। इन दोनों में से हमें यानी बॉम्बे या कैलकाटा वो देखना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे कहते हैं ना कि हाँ आपको कंटेनर के अंदर दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, जिसे अच्छी तरह से कहते हैं ना फील वाली चीज है, तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। होता क्या है, आवाज आ रही कुछ? टी जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कोई भी जो रिएक्शन होती है ना, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, हमें पता है इनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। फॉरवर्ड रेट क्या होती है, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जो बैकवर्ड रेट होती है वो होती है के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उस के एफ और के बी दोनों ही बढ़ते हैं। अब आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, के एफ की वैल्यू बढ़ गई तो फॉरवर्ड रेट भी बढ़ गई, यानी लेकिन जो बैकवर्ड रेट है के बी तो बढ़ेगा बट बी की कंसंट्रेशन तो जीरो है, तो बैकवर्ड रेट तो पहले भी स्टार्टिंग में जीरो थी, अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो। तो हुआ क्या कि इस बार जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो फॉरवर्ड रेट की जो वैल्यू है वो बैकवर्ड रेट से ज्यादा होगी, यानी यूं कह दो कि जो स्टार्टिंग होगी फॉरवर्ड में वो ज्यादा स्पीड से होगी, तो पहले से ज्यादा स्पीड से स्टार्ट होगी, तो वो रिएक्शन जो है यील्ड जो है पहले एक सेकंड में जितना बन रहा था T2 टेम्परेचर पर, अब पहले एक सेकंड में उससे ज्यादा बनेगा। हाँ, लेकिन जैसे ही बी की कंसंट्रेशन फिर पिक्चर में आएगी फिर बैकवर्ड रेट भी बढ़ना स्टार्ट हो। लेकिन हाँ, इनिशियली तो पहले यील्ड थोड़ी ज्यादा हो गई, बट धीरे धीरे वापस अल्टीमेटली तो उसे क्या होना है, कम होना है, तो इसीलिए इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस कर्व को कट करेगी, थ्रू आउट कम नहीं होगी, थ्रू आउट डिक्रीज नहीं होगी, लेकिन ये जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी T2 टेम्परेचर पर यील्ड जो है वो T1 से कम होगी और ये इसको कट करेगा। तो ये इसका तरीका होगा सोचने का, क्योंकि इस बार यानी जो स्टार्टिंग हुई है वो यूं कह दो कि जो थ्रस्ट मिला स्टार्टिंग वाला वो पहले से ज्यादा मिला है। हाँ, लेकिन हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन कि अल्टीमेटली यानी यहां से मैं यहां नहीं आ रहा हूं, ये मत करना सर स्टार्टिंग जल्दी हुई तो फिर यील्ड भी बढ़ जानी चाहिए, वो बस स्टार्टिंग में बढ़ेगी। यील्ड हमें पता है कम होती है, वो हम इस यहां से नहीं बोल रहे हैं, वो यील्ड क्यों कम बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अब उतनी फॉरवर्ड में नहीं जाए। तो आंसर इज बॉम्बे। सेम क्वेश्चन जेई में, उसमें केवल एक यही पार्ट नहीं था, उसमें 2 या 3 पार्ट थे। वहां पर ये कर्व दे रहा, यहां पर कर्व प्रेडिक्ट करवाया, वहां पर कर्व दे रखा था, उससे आपको ये प्रेडिक्ट करना था कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th भी, क्वेश्चन नंबर 6th भी, इन्होंने इवन देखो ये क्वेश्चन करते करते ही आपको बहुत सारी केमिस्ट्री जो है ना मैं समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने पता है क्या गड़बड़ की, x2 कन्वर्टिंग इनटू 2x, जो बीटा दे रखा है
इसके बीटा मोल्स नहीं रिएक्ट कर रहे, इसके बी मोल्स बने, इसके यानी इनिशियली आप कुछ कर सकते हो, 1 ले लिया तो यहां पर बीटा बना है, इसका मतलब इसका कितना कंज्यूम हुआ, 1 माइनस बीटा बाई 2। अब आप इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो केपी इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा बाई 2 इंटू टोटल प्रेशर प्लस टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स करोगे तो ये इसका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1 माइनस बीटा बाई 2 का। अब आपको इसको रीअरेंज करना है, आसान है लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ से पूरा गलत हो सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो हाँ, इवन 2016 का जो पेपर हुआ था अगर हम देखें तो इस साल का जो पेपर था वो सबसे टफ था, या उससे टफ पेपर जो था वो 2016 का, उस पेपर में भी आई थिंक 245 पर अंडर 100 में रैंक आई थी, बाकी नॉर्मली 290 300 इस पर आपको अंडर 2 यानी इस रेंज में जाती है, रेंज 290 के आसपास जाते हो तब आपकी अंडर 100 के आसपास रैंक आती है इस टाइप से। इस वाले पेपर में केवल 246 समथिंग पर भी अंडर 100 रैंक आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे भी बात कर लेते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि अगर प्रेशर कम करेंगे तो बताओ ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी, तो जिस तरफ प्रेशर कम कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, यानी फॉरवर्ड में। ज्यादा मोल्स किस तरफ है, तो फॉरवर्ड में जाएगी। डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसेस एक्स, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसेस X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। यहाँ अब बहुतों को कंफ्यूजन होता है, देखो स्टार्टिंग में तो होगी होगी, इसको आप सिंपल सा ऐसे सोच लो, कोई ना कोई कर्व ऐसी तरह से होगा, हाँ ठीक है इक्विलिब्रियम हो सकता है 10% पे ही आ जाए 20% पे आए, बट कंटेनर में केवल X2 है तो वो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो गई, कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पर एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसेस X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सी ऑप्शन, इसमें ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी कि डेल्टा जी नोट जो है वो क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा जी नोट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम होगी। डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, ये पॉजिटिव तभी आएगा जब ये वैल्यू 1 से कम होगी। तो मेरे हिसाब से यहां पर जब आप प्रेशर दे रखा है, बी की वैल्यू 0.7 पुट करोगे और पी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 1 से ज्यादा आ रही है, जो कि गलत है। समझ में आया क्या किया मैंने, बी की वैल्यू पुट करोगे, पीटी पुट करोगे तो जो के आएगा वो 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो उस एंगल से देखा जाएगा तो ये जो बी सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और लास्ट डेली ऑप्शन दिख ही रहा है आपको, केपी जो है वो 1 से कम है, तो केसी भी करोगे तो वो भी 1 से कम ही आ रहा है, क्योंकि आर टी की वैल्यू वैसे ही 1 है, तो के सी इक्वल्स टू क्या होगा, के पी बाय आर टी, के पी ऑलरेडी 1 से कम है और आर टी से डिवाइड करोगे तो के सी भी 1 से कम हो। नेक्स्ट, इनकी जब तक आदत नहीं डालोगे ना इन क्वेश्चंस को करने की, इवन ये तो छोड़ो सिंपल से क्वेश्चन भी नहीं होंगे। 7th 8th आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 7th में FeS तो सॉलिड है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा 10 की पावर 17। पता क्या करोगे, पहले जैसे ही आपने दोनों को मिक्स किया ये रिएक्शन पहले पूरी फॉरवर्ड में जाएगी, हाँ लेकिन यहाँ एक गड़बड़ और हो जाती है। वैसे ये क्वेश्चन आगे चल के KSP टाइप सी है तो उससे हम और अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हो, एक तरह से इसका क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट ही तो बन रहा है। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है रफली 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर 17।
दोनों के इक्वल मोल्स मिक्स किए हैं तो वॉल्यूम जस्ट डबल, और वॉल्यूम डबल हो गया तो अब इसकी कंसंट्रेशन रह गई 0.03 और इसकी कंसंट्रेशन इक्वल वॉल्यूम क्या लें, बोलो, कुछ तो लेना पड़ेगा। इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर, तो मिक्सअप करने पर तो कंसंट्रेशन, समझ में आई ये बात? नहीं आई? एक मान लो आप वैसे तो दे नहीं रखा वॉल्यूम, 1 लीटर भी ले सकते हो, वी भी ले सकते हो, होगा कुछ नहीं, दोनों का वी और वी लोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2V। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 0.06, और दूसरा 1 लीटर जो लिया उसकी कंसंट्रेशन Fe+2 और ये सल्फाइड। अब बताओ मिक्सअप करने के बाद क्या कंसंट्रेशन यही रहेगी? क्योंकि इसके मोल्स कितने 0.06, लेकिन मिक्सअप करने के बाद मोल्स तो उतने ही रहेंगे। ये तो चलो इक्वल वॉल्यूम है, अगर इक्वल नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो इसका 1 इसका 2 होता तो डिवाइड बाय 3 आ जाता, यानी इसके मोल्स निकालो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यानी यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं राइट नाउ, तो खैर 2 है, नहीं तो V1 प्लस V2, और यहां पर V1। अगर इसका V1 ले रहे हो और इसके मोल्स 0.06 इंटू V1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, ये छोटी सी बात आयनिक में बहुत जगह यूज होगी। आयनिक में वापस अब नहीं बताऊंगा, ये हमेशा ध्यान रखो, मिक्सअप करोगे तो मोल्स चेंज नहीं होते, वॉल्यूम चेंज होता है, उसके कारण कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। तो आपको वापस से कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, यहाँ कंसंट्रेशन अब कितनी है, तो यहाँ से आप मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करो, उससे नई कंसंट्रेशन आ जाएगी। और आई थिंक अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, 0, इसके 0.07, ये तो वैसे ही सॉलिड है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0.03, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। फिर रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी 0.07 x, यहाँ पे भी x, लेकिन इस x को क्या कर दिया, देन क्वेश्चन नंबर 8 में पहले हॉरिजेंटल लाइन है, मतलब इक्विलिब्रियम है, फिर वापस जब हॉरिजेंटल लाइन आ गई तो इक्विलिब्रियम आ गया। क्या दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और आई थिंक एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए का पार्शियल प्रेशर थ्रू आउट कितना मेंटेन कर रहे हैं 1, तो एक 1000 केल्विन पर बी का पार्शियल प्रेशर है 10 और 2000 पर है 100, तो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2000 केल्विन पर कितनी हो गई 100, और 1000 केल्विन पर कितनी हो गई 10। दो अलग अलग टेम्परेचर पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है, ln K2 अपॉन K1 की वैल्यू पता है, निकालना क्या आपको, क्या फाइंड आउट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। हाँ, दोनों का क्या निकालना है, डेल्टा जी, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, -RT ln K, उन दोनों का क्या लेना है, रेशियो। आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2.303 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि रेशियो ले रहे हो आप, तो कैलकुलेशन भी आसान है क्योंकि डेटा भी बड़े अच्छे हैं। log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, log 100 की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको केसेस बता दिए थे कि हाँ इस तरह से हम डिस्कशन करेंगे, कितने केसेस बनते हैं। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पर, तैयार हो एकदम? तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन containing strong monoprotic acid or base।
टेबल मैंने फर्स्ट वाला तो पूरा लिखवा दिया था, सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें मैंने बताया था कि कितने केसेस हैं, 6। वो 6 केसेस अभी नहीं लिखेंगे, वो 6 केसेस हम जब डिस्कस करेंगे तब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं लिखवाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वो लिखेंगे जरूर, लेकिन पहले वो डिस्कस करेंगे फिर लिखेंगे। बफर के केसेस भी हम जब बफर पढ़ेंगे तब डिस्कस करें। तो ये केसेस कितने बन रहे हैं वो हमने देख लिया, क्योंकि क्या होता है कि केसेस को एक छोटी सी लाइन में नहीं लिखा जा सकता, उसके थोड़े डिटेलिंग होती है, तो उसको फिर शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा तो समझ में ही नहीं आएगा। तो जब केस पहले समझ लेंगे फिर उसको हम अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो बस हाँ, ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कितने केसेस बनते हैं, 6 केसेस। और 6 केसेस कौन से होंगे वो हम आगे बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड और बेस। मोनोप्रोटिक वर्ड का मतलब पता है? वैसे जो एक H प्लस आयन देता है, जो एक OH आयन देता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है मोनोहाइड्रोक्सिक, बट ठीक है वो मोनोप्रोटिक बोल देते हैं। बट एसिड के लिए वर्ड मोनोप्रोटिक, बेस के लिए मोनोहाइड्रोक्सिक OH आयन। अब जो चार्ट है उसमें हम देखें तो मैंने 2 केसेस बनाए थे। वो 2 केसेस क्यों हैं वो अब बात करते हैं। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा, बहुत बेसिक लेवल से हम करेंगे, यानी इससे ज्यादा बेसिक हो नहीं सकता। लेकिन जैसे यहां पर ये चीज नहीं पता होना, मेरा मानना है कि ये थोड़ा खतरनाक है। देखो, मतलब ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि जैसे मैंने बोला वॉल्यूम डबल हो गया, कंसंट्रेशन आती हो गई, तो ये पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि वो ये छोटी छोटी चीजें अगर नहीं पता हो, दो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से भी ना, बट एक बार अगर अब मैंने ये बता दिया, अब दूसरी बार नहीं बता सकता। क्योंकि अगर ऐसे हम इस तरह की चीजों पे बात करने लग गए तो फिर चैप्टर का मेन एजेंडा तो कहीं दूर जाएगा, क्योंकि हम बात ही किसी और पे कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, खैर मैं बता चुका हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ये हमेशा याद रखना, कुछ मिक्स कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी चेंज हो। और ऐसा नहीं कि ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इस तरह से करना पड़ेगा और अच्छी तरह से ये याद रहे। अब यहां पर इस चैप्टर में 2 केसेस, इस पर्टिकुलर पोर्शन में 2 केसेस क्या हैं वो उसकी हम बात करते हैं। तो हम जब पानी में कोई एसिड या बेस डालते हैं तो वो भी H प्लस या OH आयन देगा, और ऑलरेडी पानी जो है वो भी H प्लस या OH आयन दे रहा है। तो यहां पर अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या दोनों के कारण H प्लस को कंसिडर करना है या किसी एक के कारण कंसिडर करना है। तो यहां पर होता है क्या, जो पानी है उससे H प्लस और OH आयन तो मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, 10⁻⁻⁷, जो कि बहुत कम है। तो बहुत सारी सिचुएशन में हम पानी से जो H प्लस या OH आयन आते हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि कब नेग्लेक्ट करें और कब नेग्लेक्ट ना करें, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसकी मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूं कि अगर एसिड या बेस जो आप डाल रहे हो उसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा हूं तो आपको भी ग्रेटर देन इक्वल टू ही हमेशा बोलना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻⁶ है तो आप पानी से जो H प्लस या OH आयन आ रहे हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी H प्लस या OH ड्यू टू वाटर कैन बी नेग्लेक्टेड। अभी आप ये मत सोचना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये डेटा कहां से आया, कैन बी नेग्लेक्टेड। अभी तो आपको डेटा याद करना है कि हाँ ऐसा होने पर हम पानी के कारण ड्यू टू वाटर, ड्यू टू वाटर कैन बी, लिखते जाओ, पानी के कारण हम H प्लस या OH आयन को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम है। यानी H प्लस केवल किसके कारण आएगा, जो एसिड आप डाल रहे हो। जैसे आपने पानी में एसिड डाला जिसकी कंसंट्रेशन है मान लो C, तो आप कह सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका अल्फा कितना होता है 1। तो मतलब जो HCl की कंसंट्रेशन है वही H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर वही बेस है जैसे NaOH, तो NaOH की जो कंसंट्रेशन होगी वही किसकी OH है। यानी ये बड़ा आसान सा काम हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है तो, और बिना उसके भी हो ही सकता था, ये तो हमें पहले से ही पता है कि हाँ इस तरह से हम pH निकाल सकते हैं। लेकिन अब आता है दूसरा केस कि अगर कंसंट्रेशन इससे कम हुई तो क्या होगा। इफ कंसंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁻, देखो यहाँ इक्वल वाला साइन लगाया, इक्वल वाला नहीं लगाया।
अच्छा, और एक और चीज बता दूं, ये सारा डिस्कशन 298 पर हो रहा है। अगर एग्जामिनर ने, वैसे तो नहीं करते हैं, जेई मेंस में तो कोई चांस नहीं है, बट कहीं टेम्परेचर बदल दिया तो फिर ये सारे डेटा जो है वो बदल जाएंगे, फिर ये डेटा काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब तब है जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻⁴, बट वो वैसे ही रहता है। अभी आप वही सोच के करो, ज्यादा उस पर हम नहीं जाएं। तो अब कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶ से कम है तो H प्लस और OH आयन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। सेकेंड केस में आप वाटर से H प्लस और OH आयन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। कैन नॉट लिखना, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो अब H प्लस आयन कहाँ, मान लो एसिड आप डाल रहे हो तो एक तो एसिड H प्लस आयन दे रहा होगा, और कौन H प्लस आयन दे रहा होगा? वाटर। एसिड से H प्लस आयन कितने मिलेंगे? वो तो एसिड की जो कंसंट्रेशन है उतनी ही मिलेंगे, क्योंकि ये एसिड तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये अपने ये 100% आयनाइज होगा, तो एसिड से H प्लस आयन कितने आ गए? C। अब क्वेश्चन आता है वाटर से H प्लस आयन कितने आएंगे? क्या 10⁻⁻⁷? क्यों? क्या वाटर से H प्लस आयन 10⁻⁻⁷ नहीं आते क्या? तो अभी नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 10⁻⁻⁷ तब है जब वाटर प्योर हो। हाँ, पर आपने इस पानी में क्या डाल दिया? एसिड। तो ऑलरेडी इसमें क्या प्रेजेंट है? H प्लस आयन। तो इस एसिड का वाटर पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट, जिसके कारण अब ये वाटर उतना आयोनाइज नहीं होगा, तो 10⁻⁻⁷ नहीं लिखोगे। तो क्वेश्चन आता फिर कितने करें? तो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो अब इससे H प्लस आयन कितने आ रहे हैं? X। OH आयन भी कितने आएंगे? X। लेकिन अब पानी में H प्लस आयन कंसंट्रेशन C प्लस X हो जाएगा। KW आपको पता है, C की वैल्यू आपको पता है, आपको किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा? X के लिए। क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पर एक और मिस्टेक क्या होती है, जल्द हम कैलकुलेशन करके X निकाल देते हैं और कह देते हैं X ही हमारा आंसर है। तो ये एक और कॉमन मिस्टेक है, आपका आंसर X नहीं, आपका आंसर C प्लस X। समझ में आया? लिखो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत बेसिक लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई या केसेस मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉसिबल है। अब वो केवल आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजें याद रख पाते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो। हाँ बोलो। एसिड का ही है भाई, पानी की कंसंट्रेशन तो फिक्स है। पानी की कंसंट्रेशन तो बताई भी थी लास्ट टाइम, कितनी? 1000, 1000/18, 55.5। वो कैसे हम बदलेंगे? पानी तो पानी है ही है, उसकी कंसंट्रेशन फिक्स है, हम उसमें क्या डाल रहे हैं? एसिड। फाइंड पीएच ऑफ,
फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड का, थर्ड का 3, 6, पीएच पूछा है तो 9, पीओएच पूछा होता तो 5, पीएच पूछा है तो 9। समझ में आ गई बात? थर्ड लास्ट पार्ट सॉल्व करो। कैलकुलेशन होगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। आया क्या आंसर? कौन सा पार्ट कर रही है? फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बोला? वाटर का कंट्रीब्यूशन ही नेग्लेक्ट आ गया। वाटर का कंट्रीब्यूशन क्यों लिख रहे हो? क्या किया मैंने? H प्लस और OH ड्यू टू वाटर नेग्लेक्टेड। तो फिर क्यों वाटर का रिएक्शन लिख रहे हो? तेज बोलो, नहीं सुनाई दे रहा। 6 पॉइंट नहीं, H प्लस एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू 1.6। 0.6 इंटू 10⁻⁻7। कौन सा पार्ट करो, नंबर डालो। ये किसकी रिएक्शन लिख रहे हो? मैंने NaOH की कोई रिएक्शन लिखी है? मैंने कहीं यहां पर HCl की रिएक्शन लिखी है? हाँ, नहीं लिखी ना। समझ में नहीं आया। जब मैं कह रहा हूं लेफ्ट में चलना और आप राइट में चलोगे तो समझ में कैसे आएगा? अब आप, जब मैं जो लिख रहा हूं वो तो लिख ही नहीं रहे हो। ये क्वेश्चन 1, 2, 3 क्या है? बोर्ड पे जो लिखा हो उसको कॉपी करो ना। ये केस 1 है या 2 है या 3 है? तो 1 में वाटर की रिएक्शन लिखी क्या मैंने? तो आप क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो? आप केस 1 में केस 2 अगर डालोगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। मैंने क्या लिखा है आपको वो पता ही नहीं है। यहां क्या लिखा मैंने? कंसंट्रेशन जितनी होगी इसकी होगी। केस 1 में कंसंट्रेशन कितनी? 10 की पावर। तो H प्लस कितने? आप अपनी इच्छा से HCl की रिएक्शन लिख रहे हो। और HCl तो वैसे ही 100% आयनाइज हो रहा है। तो जो लिखा हुआ है उसको लिखोगे तब तो समझ में आएगा। हुआ क्या, मैं केस 1 से केस 2 पे आया तो आप केस 1 भूल गए, केस 2 याद रह गया। ये रिएक्शन कब लिखनी है आपको? तो केस 2 होगा जब वाटर का कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, तो वाटर की रिएक्शन लिखो। चीजों को जो लिखा हुआ उसको देखो तभी समझ में आएगा। हाँ जी, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो दिखना चाहिए। केस 1 में मैंने क्या लिखा है, केस 2 में क्या लिखा है, आपने सबको वापस मिक्स कर डाला। शहर भी बहुत होता है, दिल्ली जाना तो दिल्ली जाओगे।
ये नहीं कि मुंबई चला गया सर मैं तो फिर ढूंढ रहा हूं मुंबई में जाके दिल्ली कहाँ है, थोड़ी समझ में आएगा। मुंबई अलग है, दिल्ली अलग है, जयपुर अलग है यार, हर एक का रास्ता अलग अलग है। हर एक के रास्ते पे जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना तो दिल्ली के रास्ते पे, मुंबई जाना तो मुंबई के रास्ते पे। आप लोगों ने केस 1 पे भी यही रिएक्शन लिख रहे हो। HCl की कोई रिएक्शन नहीं लिखी जाती। क्यों नहीं लिखी जाती HCl की? HCl 100% आयोनाइज होता है। HCl 100% आयोनाइज होगा, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ तो इससे ये भी 10⁻³, ये भी 10⁻³ अब इसकी रिएक्शन क्या लिखनी है? ये तो हमें ही पता, अगर HCl की जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी H+ आयन होंगे, उतनी Cl आयन हो। क्यों होंगे? क्योंकि वो 100% आयोनाइज हो रहा है। NaOH की जितनी कंसंट्रेशन होगी वो भी 100% आयोनाइज होगा, तो उतनी Na+ की कंसंट्रेशन होगी और उतनी OH आयन की कंसंट्रेशन होगी। खत्म। रिएक्शन किसकी लिखी जाती है? जो 100% आयोनाइज नहीं हो रहा, जो वीक होते हैं, जो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, उनकी रिएक्शन लिखो। जो 100% आयोनाइज हो रहे हैं उनकी रिएक्शन, उससे डायरेक्ट पता चला। HCl लिखा हुआ, इसका मतलब मेरे को क्या है? H+ और Cl है। अब ये वाला पार्ट मैं करके बता देता हूं। क्या करना कुछ नहीं, इसमें भी कैलकुलेशन करनी है। तो 10⁻⁻7 और ये 10⁻, तो x² + 10⁻⁻7x - 10⁻, x इक्वल्स टू -10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻14b² प्लस 4 इंटू 10⁻, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो √5 - 1 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2। ये √5 की वैल्यू मैं लगभग यूज कर रहा हूं, 2.24 यूज कर लेना। पहले भी आया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बहुत बार ये डेटा आ चुका है। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाती है 0.62 इंटू 10⁻⁻7। तो H+ आयन कंसं आवाज नहीं, H+ आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी 1.62, क्योंकि ये तो पानी से H+ आयन आए हैं। पानी वैसे कितने H+ आयन देता है? 10⁻⁻7, लेकिन यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगने के कारण कम हो गए 0.62, यानी वो कम हो गया 38%, यूं बोल सकते हो आप। लेकिन टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगी? HCl से कितने आए? 10⁻⁻7। वाटर से कितने? 0.6। दोनों को ऐड करोगे तो 1.62 इंटू 10⁻⁻7, राइट। और अब आप इससे pH निकालना है, तो वो तो लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो राइट नाउ तो आप 7 - log 1.62 ऐसे लिख दो। वैसे ये वैल्यू अराउंड आती है 6.78 के आसपास, बट वो लॉग वैल्यूज कैलकुलेटर से या डेटा गिवन होना चाहिए। एग्जाम में या तो लॉग की वैल्यू दे रखी होगी, नहीं तो आंसर यही फाइनल है, 7 - log 1.62। हाँ, log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 0.3 होती है। तो फिर अगर नहीं दे रखा तो आंसर उसी के आसपास कुछ आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते। ये तो था केस 1। बहुत ढंग से सुनो, फोकस करो इस चीज पर, क्योंकि ये केवल स्टार्टिंग है। जब दो केसेस अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग तरीके से देखो। जो दो बातें अलग अलग है तो वो अलग अलग ही रहेगी भाई। प्रोसीजर बोर्ड पर जब लिखा हुआ है तो उसी स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करो कि हाँ, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, हमें क्या दिख रहा है। केस 1 तो केस 1 की तरह लिखो, केस 2 है तो केस 2 की तरह, क्योंकि ये बड़ा स्टार्टिंग है। ये तो अभी बहुत सिंपल सी चीज है ये, नंबर ऑफ केसेस आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं वीक एसिड की, तो पूरी हेडिंग फिर से वही डालो, बट यहां पर स्ट्रॉन्ग की जगह क्या कर देंगे हम? वीक मोनोप्रोटिक एसिड एंड बेस।
क्या हुआ? कुछ डाउट है किसी को? पूछना है कुछ? बढ़िया है आगे। अब यहां पर क्या होता है, एक वीक एसिड या बेस है। वीक एसिड या बेस मतलब वो 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो अब उसकी भी आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब एक वीक एसिड से H प्लस आयन कितने मिलेंगे, एक तो उस वीक एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और दूसरा, वो कितना आयोनाइज हो रहा है, मतलब उसका अल्फा कह दो, या ये डिपेंड करता है कि वो कितना डिसोसिएट हो रहा है, जो कि उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पर डिपेंड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा आती है, कम होता है तो फॉरवर्ड में कम आती है। राइट, जैसे पानी का भी के डिसोसिएशन डिफाइन किया था, उसी तरह से एसिड का भी होता है। हाँ, एसिड के डिसोसिएशन को हम के ए बोल देते हैं, और बेस के डिसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, के बी। ये वर्ड ऑलरेडी आपको पता है, के ए के बी। के ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा आएगी, के बी ज्यादा होगा तब भी फॉरवर्ड में। बेस के लिए वर्ड है, ये एसिड के लिए वर्ड है, ठीक है। तो के बी पर, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं बोलता हूं ना एक वीक एसिड, तो कुछ डेटा दिमाग में आना चाहिए कि यार इस वीक एसिड मतलब के की वैल्यू क्या है। कभी मैं बोल देता हूँ के ज्यादा है, कभी बोल देता हूँ के कम है, तो ज्यादा मतलब किसको ज्यादा बोलोगे। तो यहां पर अब मैं थोड़ा सा पहले आपको डेटा बताता हूं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, जो कि हम कहते हैं कि हमेशा ही पूरा डिसोसिएट हो जाता है, जिसका अल्फा हमेशा 1 होता है, मतलब वो रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में चले। पूरी फॉरवर्ड में कब जाती है, जब रिएक्शन के 1 से बहुत ज्यादा। तो HCl NaOH इनका जो K होता है 10⁵, 10⁶, 10�7 इस रेंज में होता है, यानी 1 से बहुत ज्यादा, इसीलिए ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब K 10⁵, 6, 7 इस तरह से। तो एक वीक एसिड का मतलब उसका K 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है 1 से कम कितना, तो यहां पर अब क्या होता है, एक सिंपल वीक एसिड बोलने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ एसिड वीक होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, और कुछ उनसे भी ज्यादा वीक होते हैं। यानी यूं कह दो कि जैसे होता है ना, आजकल बहुत बार होता है कि कभी कभी ऐसा हर कोई अपने आप को ना आम आदमी बोल देता है, कॉमन मैन। एक बार शाहरुख खान भी बोल देता है कॉमन मैन। अब आप सोचो कि शाहरुख खान अगर आम आदमी कॉमन मैन हो गया तो क्या होगा, है ना। तो उसी तरह से वीक एसिड की भी जब हम बात करते हैं, तो केवल वीक एसिड एक वर्ड बोलने से तो कुछ समझ में नहीं आया, यानी हमें इन वीक एसिड को भी कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो यहां पर ये कोई किसी बुक की लैंग्वेज नहीं है, यहां पर हम वीक एसिड को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो सिंपली वीक एसिड हो गया, एक आगे वेरी वीक लगा दो, और एक वेरी वेरी वीक। हाँ, फिर आगे वी 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 ऐड करते जाओ। हाँ, बिलो, आप जो भी समझ लो, है ना। हाँ, तो वीक एसिड मतलब जिनका के जो है के ए, वो 10⁻⁻⁴, -5, -6, मतलब माइनस सिंगल डिजिट टाइप कह सकते हो। यानी अगर मैं यहाँ एक्स लिखता हूं तो ये एक्स क्या होगा, सिंगल डिजिट। -3, -4, -5, -7 इस तरह से। वेरी वीक किसे कहेंगे, जिसमें ये x जो है वो 10⁻⁻² डिजिट, मतलब -12, -13, -14, -15, यानी KW के आसपास। किसके आसपास, KW के आसपास। -14, -15, -16 तक आप जा सकते हो। और एक होता है वेरी वेरी वीक एसिड, वैसे नॉर्मली इनको हम एसिड भी नहीं बोलते, बट ठीक है लें। यानी इनका के अगर मैं बात करूंगा 10⁻⁻19, 20, -10⁻⁻21, 22, यानी इनको आप पानी में डाल भी दोगे ना, तो इनसे कोई H+ या OH आयन नहीं, या आएंगे लेकिन वो इतने कम आएंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन ही आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते। समझ में आ रही मेरी बात? यानी एक तरह से या तो यूं बोल दो कि ये एसिड ही, बोलने में तो आप बोल रहे हो वेरी वेरी वीक एसिड, लेकिन हाँ
चाहो तो कह सकते हो कि सर ये तो एसिड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे जो H प्लस आयन आ रहे हैं वो इतने कम है कि पानी के रेस्पेक्ट में इनका कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट हो जाए। तो ये 3 वर्ड्स आपको बोलने पड़ेंगे, वीक एसिड, वेरी वीक और वेरी वेरी वीक। ठीक है, तो रफली रेंज मतलब 10 की पावर माइनस सिंगल डिजिट तो वीक एसिड, 2 डिजिट में भी 12, 13, 14, 15 के आसपास, यानी 14 के आसपास वाली बात, और उससे अगर कम हुआ 10 की पावर 18, 19, 20 तो वेरी वेरी वीक। तो अब एक वीक एसिड जब, यानी एक वीक एसिड जब आप पानी में डाल रहे हो तो उससे H प्लस आयन जो है एक तो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और एक उसके Ka पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर अब मैं 2 केसेस बना रहा हूं अगेन, यानी एक केस में हम वाटर का कंट्रीब्यूशन लेंगे और दूसरे केस में वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। तो पहले तो वो केस कंसिडर करते हैं जब हम वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो कब नेग्लेक्ट करेंगे? तो फिर से यहां पर मैं लिख रहा हूं केस 1, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड is greater than equals to 10 की पावर माइनस 6 and is Ka into C is greater than equals to 10 की पावर माइनस 12। देखो ये सारी कंडीशंस याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन में सिर्फ पता ही नहीं चला, तुक्का लगाया, वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर दिया था, सर किस्मत देखा जाएगा, वो जो भी होगा अलग। बट अगर ये कंडीशंस याद रखोगे तो कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पता होगा कि यार नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना। हाँ, बट वो कंडीशन ढंग से याद हो, कंसंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 एंड Ka इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 12। अगर ये कंडीशन है तो आप वाटर के कंट्रीब्यूशन को, यानी वही लाइन वापस लिख दो, H प्लस और OH आयन ड्यू टू वाटर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। और ये कंडीशंस कहां से आई अभी आपको वो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, ना मैं उस पर जाऊं कि ये समझाऊं आपको। अभी तो हमें इससे मतलब है कि हाँ ये कंडीशंस हमें यूज करनी है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं, हिंट इन द सेंस कि यूं मान लो कि राइट नाउ जो एसिड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, वो वेरी वीक भी नहीं होगा और वेरी वेरी वीक भी नहीं होगा। चेक कर सकते हो, जैसे कुछ वैल्यूज इमेजिन कर लो, जैसे मैंने कहा कि कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से ज्यादा होनी चाहिए, तो कोई डेटा इमेजिन कर लो 10 की पावर माइनस 4, माइनस 3, माइनस जो भी है, और K इंटू सी की कोई वैल्यू इमेजिन कर ले, मान लो 10 की पावर माइनस 10 ज्यादा होनी चाहिए, तो 10 की पावर माइनस 10, कंसंट्रेशन कितनी 10 की पावर माइनस 4, तो K की वैल्यू कितनी आई 10 की पावर माइनस, यानी राइट नाउ हम यहाँ पर जो एसिड ले रहे हैं वो वीक एसिड है। जबकि पानी को आप कह सकते हो कि पानी एक तरह से वीक नहीं, वेरी वीक एसिड, पानी H प्लस भी देता है और पानी OH, तो पानी को आप हमेशा कैसे बोल सकते हो, वेरी वीक, राइट। लेकिन हम जो एसिड डाल रहे हैं वो क्या है, वीक है, उसकी कंसंट्रेशन भी ठीक ठाक है। तो यहां पर सिंस एसिड जो आप डाल रहे हो वो कंसंट्रेशन भी ठीक है, वो वीक एसिड है, जबकि पानी वेरी वीक है, तो पानी के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो पानी से हमें H प्लस आयन कंसिडर नहीं कर। वैल्यूज आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 की पावर माइनस 3 ले लेना, 10 की पावर माइनस 2 ले लेना, उसके अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है, हमेशा कंडीशन इसी तरह से रहेगी। नाउ अब यहां पर पानी का कंट्रीब्यूशन तो नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन एसिड तो वीक है, क्या वो 100% आयोनाइज हो जाएगा? तो यहां पर Ha कन्वर्टिंग इनटू H प्लस, मान लो हमने पानी में कौन सा एसिड डाला, Ha। अब ये डेटा मैंने जस्ट समझाने के लिए लिया था, अभी वापस से इस पर आ जाओ। Ha कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस A माइनस, क्योंकि एसिड वीक है तो ये 100% आयोनाइज तो नहीं होगा। अब इससे कितने H प्लस आयन मिलेंगे, तो C माइनस एक्स, एक्स और एक्स, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस। इसको सॉल्व करो, के पता होगा, सी पता होगा, किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, एक्स के लिए, वही H प्लस आयन कंसंट्रेशन। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हम इस एक्स को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कोई कंडीशन नहीं बताई।
क्या बताए कि केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ बताई है? इफ के ए तो x कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू c। अगर ये है तो इसे नेग्लेक्ट कर दो तो कैलकुलेशन और कम हो जाएगी, अदरवाइज क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करनी है। गड़बड़ क्या होती है, यहाँ k इंटू सी, यहाँ k बाई सी, कब ये कंडीशन इधर चली जाती है, कब ये इधर आ जाती है, वो हमें पता ही नहीं चलता। तो वो तो खैर करना पड़ेगा, अलग अलग साफ साफ लिखा हुआ है, वो इसी तरह से याद करना पड़ेगा कि यहां पर x को नेग्लेक्ट करने की कंडीशन अलग है, इसके लिए कंडीशन अलग कंडीशन है, राइट। ये बहुत बार आप यूज कर चुके हो, ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, इस पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी करवा चुका हूं, तो ये पहले से पता है, बस ऐड क्या हुआ है k इंटू सी। ये वाली चीज आपको देखनी कि एसिड का क्वेश्चन में k गिवन है और c गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट देखो कि क्या वो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, अगर कंडीशन नॉर्मली ऑब्वियसली आपको किसी बुक में ये कंडीशन नहीं दिखेगी, फिर वहां भगवान भरोसे है कि वाटर का कंट्रीब्यूशन लिया या नहीं लिया, किस्मत है, सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसीलिए थोड़ा टफ जरूर होता है कंडीशंस याद करना, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, थोड़ा सा ही टफ होता है, लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ आप कह सकते हो कि नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड H plus ion concentration and pH of 0.1 m एसिटिक एसिड और 10 की पावर -5 m एसिटिक एसिड, K 10 की पावर -5, ऑब्वियसली K तो यहाँ पे भी वही रहेगा। बताइए फर्स्ट पार्ट का आंसर 3। पहले चेक करो कि क्या ये क्वेश्चन इसी केस को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चेक करना, ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हाँ कर ही रहे होंगे, क्योंकि आगे एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला। तो पहले तो ये चेक करो कि क्या k इंटू सी 10 की पावर -12 से ज्यादा है या नहीं है, क्या ये केस 1 को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चेक करना है आपको, तब आगे बढ़ोगे। देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, बस डिफरेंस ऐसा कि पहले एसिटिक एसिड नहीं था, ए बी सी के नाम से थे, वहां पर ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, अब यहां पर आप वही बोल दो ए एसिटिक एसिड है, बी एसिटेट आयन है और सी H प्लस आयन है। सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में देख सकते हो, उसमें भी जो केस 1 किया है केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसमें डेटा यही है।
सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? 5 माइनस लॉग 0.62, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में x नेग्लेक्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट में x नेग्लेक्ट नहीं हो है। दोनों केस वन ही, बट केस वन में भी एक में x नेग्लेक्ट हो रहा है और एक में x नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है। कर दो नेग्लेक्ट, पुराना कुछ नहीं पता, अपने को कुछ नहीं पता क्या लिखा पीरा ने, कभी घर पे जाके मुझे नहीं लगता कि यार कर दो नेग्लेक्ट। कौन सा सेकंड पार्ट नेग्लेक्ट कर दिया? बढ़िया, कर दो केमिकल इक्विलिब्रियम का कचरा। जल्दी करो बेटा, इस तरह की 10 सॉल्व कर चुके हो तुम। सेम क्वाड्रेटिक आप पहले ऐसी 10 सॉल्व कर चुके हो। पहले पार्ट का आंसर या दूसरे का? ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत स्लो हो। चलिए तो मैं आपको बताऊं, अगर आप पीछे जाके देखोगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 केसेस बताए थे, राइट? उसमें केस वन में पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन, उसमें मैंने 1 मोल दे रखे थे, एक में वॉल्यूम था 10 लीटर और दूसरे में वॉल्यूम था 10 की पावर 5 लीटर। तो जब कंसंट्रेशन निकालोगे तो पहले वाले पार्ट में 0.1, दूसरे वाले पार्ट में 10 की पावर -1। बस वहां पर एसिटिक एसिड नहीं था, बाकी सब कुछ सेम था। उन क्वेश्चंस को करने में भी आपका पेन नहीं चल रहा। बहुतों ने यहां पे भी एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया, देखा मैंने, बहुतों को देखा। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम 0 पर है। यानी जिन्होंने इस पर निग्लेक्ट किया उन्हें, यानी कुछ नहीं हो रहा। वो एक चैप्टर देखो, सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन रियलिटी है कि चैप्टर खत्म खत्म हो गया। वो हम तो आगे बढ़ गए साहब, यानी एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं एक कोर्स कंप्लीट करने वाली, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो हमें पता ही नहीं है रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है, वो हमें याद ही नहीं है। और वो इसलिए नहीं याद है कि ऐसा नहीं याद नहीं हो सकता, वो सब हो सकता है, पर थोड़ी देर उसकी सोचना पड़ता है क्या हुआ है क्लास में। 3 दिन पहले वाली बात याद ही नहीं रहती हमें, 30 दिन की तो बहुत दूर की बात है। खैर, फर्स्ट पार्ट में x² अपॉन 0.1 माइनस एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो तो यहां से x की वैल्यू 10 की पावर -3, यानी H प्लस आयन 10 की पावर -3, तो pH कितनी आ जाएगी? 3। pH इक्वल्स टू 3। सेकेंड पार्ट में हम इस x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो 10 की पावर -5 इक्वल्स टू x², 10 की पावर -5 माइनस एक्स। और इसके बहुत सारे तरीके मैं पहले भी बता चुका हूं चेक करने की, x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहां पर अब इस x को सॉल्व करोगे तो 0.62 इंटू 10 की पावर, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन सेकेंड पार्ट में आएगी, जो कि मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूं, राइट? ये तब है जब हमने वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर दिया। हाँ, बट इसी में दूसरा केस आता है। बाकी जितने भी केसेस बनेंगे यहां पर, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। इन ऑल अदर केसेस H प्लस, आवाज नहीं, OH आयन ड्यू टू
फिर भी आवाज आ रही है? बेटा इतना समझने वाला कुछ बचा नहीं उसमें, छोड़ दो। जिनको अब नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि पूरा केमिकल खत्म कर चुके हम, अब एफर्ट्स मत लगाओ, लगानी थी जो पहले लगा चुके हो। जब पूरे केमिकल से बात, अगर ये बात समझ में नहीं आई ना, तो मुझे लगता है कि एक ही चैप्टर को पढ़ने में हमें 1 साल और चाहिए, शायद तब भी समझ में ना आए। तो इसीलिए जो नहीं हुआ ना छोड़ दो, कोई चांस नहीं है उसका, आना भी मत प्ली क्लास में, अच्छा रहेगा, तुम्हारा भी टाइम खराब होगा कि जब इस क्वेश्चन को हमें इतना डिस्कस करना पड़ रहा है, जो मैं पहले भी करवा चुका हूं, पूरी शीट कर चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में भर भर के ऐसे क्वेश्चन है, और उसके बाद ये सिचुएशन है, तो क्या समझ में आएगा? करोगे 10 क्वेश्चन तो अपने आप समझ में आएगा, नोट्स खत्म, एक पेज हुआ, आगे के कभी पढ़ के चैप्टर आगे बढ़ा, सर आगे बढ़ गए, हम भी आगे बढ़ गए, पीछे पेजेस में क्या लिखा हुआ है वो तो हमें हवा ही नहीं है। कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें खुद करना पड़ेगा तभी होगा। जेई जेई के हिसाब से होगा, उसी तरह से रहेगा। अगर जेई एडवांस में टफ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मार्क्स स्कोरिंग भी कम होती है, जेई में सिंपल क्वेश्चन देता है तो फिर आपको मार्क्स भी उतने ही चाहिए होते हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग पे जाना पड़ेगा। तो H plus ion or due to water cannot be neglected। कुछ नया नहीं है ये जो अभी तक, अब थोड़ा फिर भी यहाँ, अब क्या होगा यहाँ पर, वाटर के कारण आप H प्लस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो अब एसिड भी H प्लस आयन दे रहा है और वाटर, हाँ यहां पर दोनों के कारण हमें H प्लस आयन मिलेंगे और दोनों ही वीक है, वाटर भी वीक है, जो एसिड आप डाल रहे हो वो भी वीक है, तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, कॉमन है इनफैक्ट। यानी अब यहां पर क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया वाली स्टाइल में सॉल्व होंगे कि ये एच ए जो है वो क्या दे रहा है, एच प्लस और ए माइनस, और वाटर जो है वो भी क्या दे रहा है, एच प्लस और ओ एच माइनस। इसकी कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, इससे मान लो H प्लस आयन आए X, सॉरी ये X डिसोसिएट हो रहा है तो H प्लस आयन कितने आएंगे, X X, यहां से H प्लस आयन मान लीजिए कितने आए Y, तो Y, लेकिन कंटेनर में अब H प्लस आयन टोटल कितने हो गए, तो यहां पर भी X प्लस वाई और यहां पर भी X प्लस वाई, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशंस बनानी है, के ए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स, दूसरा के डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। कहने में तो मैं कह सकता हूं कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बट ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्व करोगे तो x की पावर 3 या y की पावर 3 की इक्वेशन बन जाएगी, तो फिर क्या करें, किसको नेग्लेक्ट करें, किसके रेस्पेक्ट में, तो देखिए y को तो x के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में अगर आपने y को नेग्लेक्ट कर दिया तो मतलब आप वाटर का कंट्रीब्यूशन ही नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो फिर तो मतलब ही नहीं रह गया, तो y की वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं होगी, यानी ना तो x को y के रेस्पेक्ट में ना y को x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, यानी एग्जामिनर की हेडेक है कि वो आपको डेटा इस तरह से दे कि ये x c के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो, हमें तो करना ही है, चाहे अब डेटा केस कोई सा भी हो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, और सॉल्व तभी कर सकते हैं जब ये x हम क्या करें, नेग्लेक्ट। तो यहां से वैसे चेक कर लो, कैसे चेक करेंगे कि x नेग्लिजिबल है या नहीं है, तो वही k बाई सी इज लेस देन इक्वल्स टू 10 की 1, इस x को मैं क्या कर रहा हूं, नेग्लेक्ट, ये c इधर आ जाएगा, तो के ए इंटू सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, एक ये इक्वेशन, और एक ये वाली वापस से लिख लेता हूं, या तो के डब्ल्यू एक्स प्लस वाई इंटू वाई,
हाँ लेकिन डिवाइड नहीं करो, क्या करो, ऐड कर दो। सेम स्टेटमेंट्स मैंने पहले भी दिए हुए। तो k इंटू सी प्लस के डब्ल्यू, क्योंकि इस तरफ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, इसीलिए यहाँ क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। और x प्लस वाई को क्या लिख सकता हूं मैं, h प्लस, x प्लस वाई को क्या लिखा जा सकता है, h प्लस आयन कंसंट्रेशन। हाँ या ना, वैल्यूज पुट कर सकते हो। हाँ चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये नेग्लेक्ट तो आपको करना ही पड़े। कुछ नहीं बचा, के डब्ल्यू पुट करो, के ए पुट करो, सी पुट करो, आंसर आ जाए। लिखो। ज्यादा सही तो तभी होगा, आपको तो करना ही है, बट सही तो तभी है ना कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो। वो एग्जामिनर की हेडेक है, फिर आप कह दो कि नहीं कर सकते क्वेश्चन सोल्व। अरे भाई कंडीशन सही तरीका तो ये है, एग्जामिनर पागल थोड़ी है, आपको तो करना ही है। बट एक केस में आप जबरदस्ती कर रहे हो कि मैं सॉल्व, एक केस अगर ये अगर के इंटू बाई सी 10⁻⁻1 है, तो जब आप नेग्लेक्ट कर रहे हो तो वो एरर जो है वो अच्छी खासी ज्यादा होगी। तो ये आपको पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ एरर ज्यादा है और कहाँ एरर कम है। केस 1 केस 2 राइट। लेकिन इसी में एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, ये जो वीक एसिड होते हैं ना, ये अलग से केस 1 और केस 2 के अलावा एक अलग से पॉइंट आप बोल सकते हो कि एक वीक एसिड की अगर आप कंसंट्रेशन कम करते जाते हो तो उसका अल्फा बढ़ता है। याद है बोला था हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। तो इवन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर एसिड का के दे रखा होता है 10⁻⁻4 10⁻⁻5 इस तरह से, लेकिन अगर आपने उसकी कंसंट्रेशन को बहुत कम कर दिया तो फिर वो वीक एसिड नहीं रहता। यानी फिर आप उसको वीक एसिड की तरह सॉल्व नहीं करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। बट क्वेश्चन फिर से आता है कि सर कब ऐसा करेंगे, मतलब ठीक है लैंग्वेज तो है कि वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, कब बन सकता है, जब कंसंट्रेशन कम हो जाए। बहुत कम किसे बोले, ये भी एक क्वेश्चन आता है किसे बोलना है। यानी एक तो सेंटेंस बोल दिया जब बहुत कम हो तब कर लेना, कर लेना, कब करना है नहीं पता, ऐसे थोड़ी। तो डेटा होना चाहिए ना किस सिचुएशन पर हमें ऐसा करना है। तो यहां पर मैं एक और कंडीशन आपको दे रहा हूं कि अगर ये सब देखो, सारी कंडीशन में या तो के आएगा या सी आएगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो अगर के ए अपॉन सी की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन 100 है, या ग्रेटर देन इक्वल टू भी कह सकते हो, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 है तो एक वीक एसिड को, देन a weak acid can be treated as, weak acid can be treated as strong acid, उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हो। और फिर वो वीक रहा ही नहीं, किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो फिर कौन से वाले केसेस लगाने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी HCl की तरह जैसे सॉल्व किया है। राइट, आसान होगा ये, ऐसा नहीं है, बट ये कंडीशन आपको याद रखनी है कुछ कि हाँ ये कंडीशन वहां पर फुलफिल होनी चाहिए, कम से कम वो 100 टाइम्स तो ज्यादा होना ही चाहिए। इसको इस तरह से बॉक्स बना के अलग से लिख लो
क्योंकि होता क्या क्वेश्चन में के दे रखा होता है, मान लो 10⁻⁵, आप सोच रहे हो सर ये तो वीक एसिड है, वीक एसिड है, बट साथ में कंसंट्रेशन को भी देखना पड़ेगा। हो सकता हो एसिड वीक नहीं स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, और अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स करके दे रहा हूं कि जिससे आपको ये पता करना होगा कि वो केस 1 है या केस 2 है, या हो सकता है कि वो एसिड ही वीक ना हो, स्ट्रॉन्ग हो। वैसे तो अभी भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जस्ट मैंने बताया है ये सारी चीजें। फाइंड पीएच, पहले तो केस 1 है या 2 है, या वीक को क्या मानना, स्ट्रॉन्ग। इसको थोड़ा आसान करने के लिए काम करता हूं, क्योंकि ऐसे क्या बोलो तो इसको एक नाम कर दो, इसको क्या लिख दो, केस 3, ताकि थोड़ी लैंग्वेज सिंपल सी हो जाए, बोलने में आसान रहेगा। बट ये बेसिकली ये केस 3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में जम कर जाएगा, ध्यान रखना। बिकॉज एसिड वीक नहीं रहा, एसिड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। करिए, सॉल्व करिए जल्दी से। पहले सबसे पहला काम डिसाइड करो कि वो केस 1 है, 2 है, या केस 3 है। केस 1 2 3 क्या है? सबसे पहले तो इन पे लिख लो कि ये केस 1 है, 2 है, क्या है। log 2 की वैल्यू सबको पता है, 0.3। मैं आपको भी, इवन जेई मेंस में भी, सुनो मेरी बात, लॉ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहां पर log 2 की वैल्यू की जरूरत थी और क्वेश्चन में नहीं दे रहा, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। उल्टा भी 0.30 0.3 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक तरह से log 2।
वैसे एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.3010। करेक्ट। 10⁻⁻16 कैसे आया? तो ऐसा क्यों हो गया ये? और ये क्या लिखा उसके आगे? 18,000/18 क्यों लिखा? KW की वैल्यू 1000/18। ये क्या देख रहे हो पीछे यार? कंसंट्रेशन है KW है? हाँ, तो फिर कैसे काम चलेगा ऐसे? (10⁻⁻3). हाँ जी, बहुत आसान है भाई, और इससे आसान क्या करूं मैं? हैं? बिल्कुल सही। सॉल्यूशन दिखाओ, बताओ क्या आ रहा है जो? दूसरे का 4 सही है। थर्ड का सही है। किसका? 6.8। 7 माइनस लॉग 1.8 कहां से आया? हाँ तो अभी जस्ट किया है ना, एग्जैक्ट आंसर बताओ ना जो मैंने। 7-8 बोलो ना जब मैंने लिखा, तो फिर क्यों उसको नहीं बोलते हो? जब मैंने 2 मिनट पहले 10 मिनट पहले लिखा तो वही बोलो। हाँ, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? तो तुम बताओ 3 कैसे आ जाएगा? केस बताओ पहले तो। फर्स्ट केस है, के देखा? ये है केस 2, ये है केस 1, और ये दोनों है केस। हाँ, लेकिन अब ये केस 3 जो दोनों ही है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस 1, और ये स्ट्रॉन्ग का केस 2। इस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो बन रहे हो ना, कोडिंग, सीरियसली बता रहा हूं, ये कोडिंग तो बहुत दूर की बात है। वहां पर पहले ही सबसे पहले स्टार्टिंग ही ऐसे ही करनी पड़ती है। केस 1, केस 2, केस 3, कि सामने वाला 2 एंटर करेगा, जैसे आपने तो ना फोन पर क्या होती है, हाँ, प्रेस 1 तो ये ऑप्शन आएगा, प्रेस 2 तो ये ऑप्शन आएगा, प्रेस 3 तो ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन डालोगे, या आपने 3 डाला तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आएंगे। ये क्या बन रहे हैं? केसेस बन रहे हैं। सामने वाला क्या सोच के फोन कर रहा है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ऑटो टेलर वाली जब बात करते हो ना, सामने वाला ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये पूछेगा तो इधर, ये पूछेगा इधर, ये पूछेगा तो इधर, ये सब क्या है? केसेस है।
आपको पहले से ही सब कुछ फीड करना पड़ता है। एक कैलकुलेटर में आप इंटीग्रेट मल्टीप्लाई भी कर देते हो, आवाज नहीं। एक कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड करते हो तो डिवाइड हो जाता है। क्या करता है कैलकुलेटर, क्या करता है? वो कोडिंग तुम्हें ही करनी है। वो कोडिंग जो है वो तुम्हें ही करनी है। केस टू, क्यों केस टू है? क्योंकि के ए इंटू सी 10⁻⁻14 है। केस वन तब होता है जब के इंटू सी 10⁻⁻12 या उससे ज्यादा हो। बट राइट नाउ यहां पर के इंटू सी की वैल्यू 10⁻⁻14 आ रही है, जो ये बता रहा है कि ये केस वन नहीं केस टू है। यहां पर डेफिनेटली कह सकते हो ये केस वन है, क्योंकि कंसंट्रेशन भी ज्यादा है और के इंटू सी की वैल्यू भी ज्यादा है। यहां पर अब ये क्यों मैंने अलग बताया, क्योंकि बहुत तो क्या लगता है, हाँ सर ये तो केस वन है। के इंटू सी से केवल देखोगे, कंसंट्रेशन से भी देखोगे तो ऐसा लगेगा ये तो केस वन है। लेकिन यहां अब आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां के जो है वो सी से ज्यादा है, यानी ये वीक एसिड वीक रहा ही नहीं, ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी आप इस HA को क्या लिख सकते हो? HCl। इस HA को मैं क्या लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये वीक एसिड वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग हो गया। और जब ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब आप कह सकते हो इस के डेटा का कोई काम नहीं है। डायरेक्ट यहां तो पानी का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, तो आंसर 10⁻⁻6। लेकिन यहां 10⁻⁻, पानी का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। यानी स्ट्रॉन्ग तो हुआ है ये, लेकिन यहां पानी का यानी अब इसको स्ट्रॉन्ग एसिड का केस वन और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का केस टू। इसका आंसर आ रहा है 6.85, इसका आंसर आ रहा है 4, इसका आंसर आ रहा है 6, और इसका आंसर जो मैं पहले ही अभी करवा चुका हूं 6.78। घर जाके पहले फिर से हर एक केस को पढ़ो, फिर सुनो पहले पर भी बात, हर एक केस का एक एक क्वेश्चन जैसे वैसे सॉल्व करो। फिर एक काम क्या करो, इन सारे क्वेश्चन को ऊपर नीचे करते हुए एक अलग पेज पे लिखो। ऐसा नहीं कि जिस सीक्वेंस में था उसी पहले ऊपर नीचे कुछ लिख दो, फिर से इनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। यानी जब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं दिख जाए आपको कि यार इस क्वेश्चन में, और हर जगह सोचो कि केस वन है, टू है, थ्री है, जितनी सारी चीजें सोच सकते हो वो सब सोचो। दो चीजें ज्यादा सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि पानी का कंट्रीब्यूशन लेना है नहीं लेना है, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग मानना है नहीं मानना है, सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट करना है नहीं करना है। ये इतनी बार सोचो कि लगे कि यार हाँ अब तो एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार उसको सॉल्व करो। अगर सुबह सॉल्व किया, कल फिर से वापस उनको सॉल्व करो। और ये नहीं करोगे ना, क्योंकि अभी मैंने हालत देखी है, वो इस तरह की हालत है कि हाँ घर जाके कुछ पढ़ना नहीं है, कि वो देखना ही नहीं है। हमें तो अभी तक यही नहीं समझ में आया कि सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट करना है नहीं करना। जब यही नहीं पता हमें, जब मैं इतने लेक्चर से जब ये नहीं समझा पाया कि सी के रेस्पेक्ट में एक्स को कब नेग्लेक्ट करना है, तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है नहीं लेना है, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग मानना ही नहीं मानना है, वीक को स्ट्रॉन्ग मान लिया तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है नहीं लेना है। अरे भाई हाँ, यही जेई ऐसे ही है। सारे इसीलिए सेलेक्ट नहीं होते हैं, सारे इसीलिए सेलेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इसी तरह से आपको। और मैं आपको बताऊं, इस आवाज नहीं, जब मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा, बट इस साल के जेई के 2 क्वेश्चन करवाने से पहले कम से कम मुझे 8 लेक्चर चाहिए। 8 लेक्चर के बाद मैं उस पोजीशन में आऊंगा, या मैं खुद एक्सपेक्ट करूंगा कि यार अब मैं ये क्वेश्चन दे देता हूं, अब शायद आप ये क्वेश्चन, अगर आज मैं वो क्वेश्चन दूं तो मेरे पार्ट भी गलत होऊंगा। या कल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, यार ये क्वेश्चन करो, और फिर नहीं आता तो तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गधे हो, तो वो नहीं आता यार, वो सॉल्व ही नहीं हो सकते जिस तरह के वो क्वेश्चन है। उसके लिए मेरे को 8 लेक्चर तक, आपको पहले 7-8 लेक्चर के बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा यार, उसमें से भी एक एक क्वेश्चन तो सबसे लास्ट में दूंगा। तब मैं कहूंगा चलो अब आप इस क्वेश्चन को
कर सकते हो। हाँ, अब मैंने इतना आपको बता दिया है, इतनी सारी बातें आपको समझा दी है कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन थे इस बार के जेई के पेपर में, वो तब आप इनको हिला सकते हो, अदरवाइज आप उनको दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। ये थोड़ी पूछा जा रहा है वहां पर, ये नहीं पूछा गया भाई कि एक्स को नेगलेक्ट करना है नहीं करना। ये तो 20 साल 15 साल पहले ही आ चुका है, और उसमें वो भी आया था कंसंट्रेशन बदल गई, बताऊं दूंगा मैं आपको। तो इसलिए ये इतना इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि एक तो क्वेश्चन को करोगे समझोगे तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो होमवर्क अभी तो यही है, इसी को करना, नेक्स्ट क्लास में होना, ठीक है। हाँ जी, कहाँ गया यार।